चलिए, कहां तक बातें हो गई थी लास्ट क्लास में? एनेंशियोमर्स के बारे में हल्की सी बात की थी, डेफिनेशन के बारे में बोला था क्या? एनेंशियोमर्स को लेकर हम बातें कर रहे थे। हमने बोला था कि कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज को आपस में क्या बोला जाता है? एनेंशियोमर। चलिए वापस एग्जांपल अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, CH2OH। यहां पर वेज पर हमारे सामने कौन है? OH, और डैश पर कौन है? हाइड्रोजन। देखिए इसके अंदर सिंगल कायरलिटी सेंटर है क्या? यस। अगर हम बोलें इस मॉलिक्यूल के पास है सिंगल कायरलिटी सेंटर, क्या है? सिंगल कायरलिटी सेंटर। तो सिंगल कायरलिटी सेंटर वालों को हम क्या बोलते हैं? कायरल। ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल की अगर मैं मिरर इमेज लूंगा तो वो उसका क्या निकल कर आएगा? एनेंशियोमर। तो ये हमारे सामने कायरल मॉलिक्यूल है। अब मिरर इमेज जैसे बनेगी वैसे मान लेना कि मिरर इमेज है। कभी आप मिरर की प्रॉपर्टी लगाने लग जाओ तो कि सर नहीं है तो ऐसा बनना चाहिए था, एम्बुलेंस वाला लगा हुआ एग्जाम्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे सामने इसकी मिरर इमेज बनकर आ गई। क्या बनकर आ गई है? मिरर इमेज। क्लियर? तो एक कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज आपस में कैसी होती है जरा बताओ हमें? नॉन सुपर इम्पोजेबल। आपस में कैसी होती हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल ये हमारे सामने रहेगा। या फिर इसी का ही दूसरा नाम होता है क्या? नॉन आइडेंटिकल। नॉन सुपर इम्पोजेबल बोल सकते हो, नॉन आइडेंटिकल बोल सकते हैं आप, या इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? रिलेशन इन दोनों के बीच में एनेंशियोमर का रिलेशन है। एक दूसरे के बीच में किसका रिलेशन है? एनेंशियोमर्स। अगर आपसे पूछे जाए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, तो ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, हम जब RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो क्लियर भी होगा कि एनेंशियोमर जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट कंपाउंड हुआ करते हैं। एनेंशियोमर्स जो होते हैं क्या होते हैं? डिफरेंट कंपाउंड्स हुआ करते हैं एनेंशियोमर्स। यहीं पर आपने लिखा हुआ है नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज, यानी कि ये आइडेंटिकल नहीं है, ये दो अलग चीज है, ये दो अलग मॉलिक्यूल्स हैं। इनका नाम भी जब आप लिखेंगे देन यू विल फाइंड देयर आईयूपैक नेम इज डिफरेंट। इनका आईयूपैक नेम भी क्या निकल कर आएगा? डिफरेंट। अब इनके बारे में अगर अपन बात करें तो कुछ खास बातें हैं जो हमें थ्योरेटिकली यहां पर पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले मान लीजिए आप अपने आप में एक कायरल ह्यूमन बॉडी है। क्या है? कायरल। अगर आप कायरल हैं और आप मिरर के सामने जाकर खड़े होंगे तो आपके सामने क्या बनेगी? आपकी इमेज। वो इमेज आप नहीं होंगे, वो क्या होगा? आपका एनेंशियोमर। वो क्या होगा? आपका एनेंशियोमर। अब वो एनेंशियोमर देखने में फिजिकली बिल्कुल आप जैसा दिखाई देगा। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जब आपकी इमेज बनती है तो एग्जैक्टली आप जैसी बनती है। जितनी हाइट आपकी है उतनी हाइट आपकी इमेज की दिखाई देगी। क्लियर? जैसा कलर कॉम्प्लेक्शन आपका है वैसा ही कलर उसका दिखाई देगा। जैसे हेयर्स आपके हैं वैसे ही हेयर उसके दिखाई देंगे। यानी कि कर्ली है तो कर्ली दिखाई देंगे, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट दिखाई देंगे। क्लियर? जितना मोटापा आपके अंदर है उतना मोटापा उसके अंदर दिखेगा। मतलब फिजिकल अपीयरेंस के अंदर कोई भी फर्क आपको दिखाई नहीं देता है। यही एनेंशियोमर्स में होता है। आपको आपने ये सुना होगा ना, कानों सुनी पर धोखा होना। यहां पर आंखों देखी पर धोखा होता है स्टीरियो के अंदर। दिखने में बिल्कुल कैसे दिखेंगे? एक जैसे, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट। उनके कुछ एक्शंस होंगे जो बताएंगे कि वास्तव में ये सेम नहीं है। जैसे आप मिरर के सामने अगर खड़े हुए हैं मिरर के सामने, और अगर आपने कौन सा हाथ उठाया है? राइट हैंड, तो मिरर में कौन सा उठेगा? लेफ्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो सेम नहीं है। मान लीजिए आप क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेंगे तो आपकी इमेज कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ एक्शंस हैं जो आपके और उसके क्या हैं? ऑपोजिट है, जो आपसे उसको क्या बनाते हैं? डिफरेंट बनाते हैं। यानी कि एनेंशियोमर वास्तव में क्या होते हैं? डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। लेकिन एनेंशियोमर केवल और केवल कायरल मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए? वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। और अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज कैसी होती है? सुपर इम्पोजेबल। कई बार हमारे सामने वो गेम खेलता है। क्या खेलता है? गेम। ध्यान से सुनना, बच्चे को पता ही नहीं चलता एग्जाम के प्रेशर के अंदर। अगर कोई चीज हम पहले से सोच के नहीं रखते ना दिमाग में तो कई बार दिमाग वहां काम नहीं करता है। कई बार एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा मान लीजिए कंपाउंड हमारे सामने है, इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? x डिग्री है। बोल दिया ये कंपाउंड है, इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? x डिग्री है। बोलेगा दूसरा कंपाउंड है, बताइए इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? अब ध्यान से सुन लेना, तबियत से सुन लेना। इसमें हमारे सामने कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन देकर दूसरे का पूछे तो या तो दूसरा उसका एनेंशियोमर होगा,
क्या होगा, एनेंशियोमर। अगर हमें एक का पता है ना कि एक का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन x डिग्री है, तो दूसरे का क्या मिलेगा, -x डिग्री। ये क्या होता है, ये फिक्स होता है किसके लिए, एनेंशियोमर्स के लिए, क्योंकि वो दोनों लाइट को बराबर अमाउंट से घुमाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए अगर आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं और आप 5 डिग्री से कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज, तो आपकी मिरर इमेज क्या घूमेगी 5 डिग्री से, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एनेंशियोमर्स की खास बात होती है कि वे पीपीएल के प्लेन को सेम अमाउंट से घुमाते हैं बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो एक का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन देकर दूसरे का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन पूछ रहा है, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये कैसा है, थ्योरेटिकल। ए और बी के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वो एनेंशियोमर हो सकते हैं, और एनेंशियोमर में एक का बता दे तो दूसरे का हम खटक से बता देते हैं। क्यों, ये खास प्रॉपर्टी होती है इनकी कि अगर एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा सेम अमाउंट से एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर। दूसरी बात, हो सकता है कि मॉलिक्यूल बी मीजो हो सकता है मॉलिक्यूल बी मीजो हो, क्योंकि मीजो में नेट ऑप्टिकल रोटेशन थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या आता है, जीरो। क्या आता है, जीरो। हम सोच रहे ऑप्टिकल से न्यूमेरिकल आ गया है, क्या आ गया है, न्यूमेरिकल। क्वेश्चन कैसा था, थ्योरेटिकली। क्लियर। तो देखिए एनेंशियोमर्स के बारे में कुछ खास बातें फिक्स्ड हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होती हैं। आप देखो किसी मॉलिक्यूल को मिरर के सामने रखोगे तो दिखने में बिल्कुल कैसा दिखेगा, एक जैसा। हाँ, एक फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती है और वो होता है ऑप्टिकल रोटेशन। एक अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप मिरर के सामने खड़े हो गए, ऐसे हाथ को घुमाइए, देखिए मैं कैसे घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी मिरर इमेज में कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। अमाउंट क्या रहेगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट। ये इनकी खास बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, सेम। तो लिखिए, आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें तो हम इनके बारे में लिख चुके थे, ये तो लिखवा दिया था सब। लिखिए, एनेंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज like enantiomers have same physical properties like enantiomers have same physical properties like boiling point, melting point, like boiling point, melting point, dipole moment. Enantiomers have same physical properties like boiling point, melting point, dipole moment, refractive index, etc. Boiling point, melting point, dipole moment, refractive index, solubility, etc. Solubility, etc. ये फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होती हैं, सेम। अब दो एनेंशियोमर्स को आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाओगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल मेथड? फिजिकल मेथड का मतलब है कि कोई ऐसा मेथड जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेपरेट करते हो, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्यों, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या मिलेगा, सेम। दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या मिलेगी, एग्जैक्टली सेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो ब्रैकेट में लिख देंगे, enantiomers can't be separated by any physical method. Enantiomers can't be separated by any physical method. Like enantiomers can't be separated by any physical method like fractional distillation. आप जानते हैं इसको, तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर अलग करते हैं, like fractional distillation. तो कई बार ऐसे लिख देता है which of the two can't be separated by fractional distillation, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम। मतलब वो क्या है, enantiomers. Enantiomers can't be separated by any physical method like fractional distillation. Next, two enantiomers have two enantiomers have different specific angle of rotation. Two enantiomers have different specific angle of rotation, और ये डिफरेंट केवल डायरेक्शन में होगा, एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम। टू enantiomers have different specific angle of rotation, ब्रैकेट में लिखिए, in direction only, in direction only, in direction only. If one is dextrorotatory, then other will be levorotatory. If one is dextrorotatory, other will be levorotatory.
अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा क्या रहेगा, लीवो रोटेटरी। मैग्नीट्यूड में बिल्कुल क्या मिलेगा, सेम। बस ये बताने के लिए साइन बदलेगा कि भाई एक प्लस में है, एक माइनस में, क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो मैग्नीट्यूड में क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। मैग्नीट्यूड में वो सेम है, उनकी एक ही डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और वो होता है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। वन रोटेट द लाइट क्लॉकवाइज, अदर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। नेक्स्ट, एनेंशियोमर्स हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरएस में काम आएगा। एनेंशियोमर्स हैव एग्जैक्टली ऑपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center. At each chirality center, enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center. हर chirality center पर RS configuration क्या मिलेगा, opposite। हम कायरलिटी सेंटर जानबूझकर बोल रहे हैं, क्यों, हमारे सिलेबस में कायरलिटी सेंटर ही है। वैसे तो कायरल प्लेन भी होता है, कायरल एक्सिस भी होती हैं, उन पर भी हम बात करते हैं। जैसे हमने बाइफिनाइल में देखा ऑप्टिकली एक्टिव था कि नहीं था, तो बाइफिनाइल में भी आरएस निकलता है। और जो हमने इवन लगातार पाई बॉन्ड देखे उनमें भी आरएस निकलता है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इंटेंशनली कायरलिटी सेंटर को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर। अब ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है भाई कि कायरल मॉलिक्यूल का ही एनेंशियोमर होता है, डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है एक कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज। नेक्स्ट और लास्ट लिखना चाहो तो लिख दो, एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट इन पेयर। खत्म। एनेंशियोमर एग्जिस्ट इन पेयर। एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट इन पेयर। किसी भी कंपाउंड का एक ही एनेंशियोमर होगा, बाकी सब क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर। एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट इन पेयर। ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बनते नहीं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है डायास्टेरियोमर्स। डायास्टेरियोमर्स, इसमें बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, उसको पता ही नहीं कि डायास्टेरियोमर किसको बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बोला जाता है या स्टीरियो आइसोमर्स को बोला जाता है। हालांकि इसके नाम में गौर से देखोगे तो क्या छुपा हुआ है, स्टीरियो। इसके नाम में क्या छुपा हुआ है, स्टीरियो। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सारी है, बहुत सारी डेफिनेशन है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में एनेंशियोमर नहीं होते, डायस्टेरियोमर होते हैं। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में एनेंशियोमर्स नहीं है, क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स होंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो लिख लीजिए, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर डायास्टेरियोमर्स। आर डायास्टेरियोमर्स क्या कहलाते हैं, डायास्टेरियोमर्स कहलाते हैं। अब डायास्टेरियोमर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। जैसे एनेंशियोमर तो केवल किसका होता है, कायरल मॉलिक्यूल का। अगर कोई मॉलिक्यूल अकायरल है तो उसका एनेंशियोमर नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन यही है, कायरल मॉलिक्यूल और उसकी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को ही क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज केवल कायरल की होती है, अकायरल की होती नहीं है। लेकिन डायस्टेरियोमर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनते जाना। आपने बोला है कि दो स्टीरियो आइसोमर जो आपस में एक दूसरे के क्या ना हो, मिरर इमेज ना हो, उन्हीं को क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर। लेकिन होने चाहिए स्टीरियो आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर की प्राइम कंडीशन है कि कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम। मान लीजिए हमारे सामने ये मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनते रहना, बहुत सिंपल सा, रटने की कोई जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनफैक्ट ऑर्गेनिक में रटने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आप आगे बढ़ते चलते जाओगे। बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस है कि नहीं है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया हुआ है, इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपके क्या ख्यालात है, इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपके क्या ख्यालात है। आप बोल सकते हैं इट इज हैविंग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, या यहां पर आप बोल सकते हैं इट इज हैविंग जेड कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज हैविंग ई कॉन्फ़िगरेशन। हाँ या ना, यस, ये बोल सकते हैं हम। अब बताइए क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यस, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को तो क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। तो यहां पर ये एक दूसरे के क्या हैं, पहले मैं बोल देता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बोल दूं, ये एक दूसरे के हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हैं हम, स्टीरियो। यानी कि एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यस बिल्कुल सही बात है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं।
अगर मैं इसके सामने मिरर रखूं तो बताइए क्या मैं इनको ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज के तौर पर रिलेट कर पाऊंगा? मैं ये कह सकता हूं ये ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर इमेज है, रिलेट कर पाऊंगा? नहीं। क्यों? मिरर ऐसा करता ही नहीं है। देखिए CH3 के सामने तो CH3, H के सामने तो H, और यहां पर ऊपर कौन है? CH3, और ये ऊपर किसको बना रहा है? H को। तो ये मिरर इमेज तो नहीं है। इसका मतलब ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं लेकिन एक दूसरे की क्या नहीं है? मिरर इमेज। नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज, इतना ही लिख देते हैं, मिरर इमेज नहीं है। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम? डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। मेरी बातों को भाई ध्यान से सुनते रहेंगे। क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज डायास्टीरियोमर्स। एक बात अपने दिमाग में उतार लेना, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे। सिस की मिरर इमेज क्या बनती है? सिस के सामने अगर आप मिरर लगाओगे तो क्या बनकर आएगी? सिस। ट्रांस के सामने अगर आप मिरर लगाओगे तो क्या बनकर आएगा? ट्रांस। अब ऐसे मत बोलना बाहर आके कि सर ये कैसे कर दिया, एस से शुरू होना चाहिए। अबे मैं मिरर की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा हूं। वो आ जाते हैं सुबह सुबह दौड़कर, सर ये सिस तो एस से शुरू होना चाहिए था ना सर। मिरर एम्बुलेंस की तरह कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। अब मुझे भी पता है, मैं कह रहा हूं अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन सिस है तो उसका एनेंशियोमर बनेगा, उसमें भी डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन सिस ही आएगी। अगर इधर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है तो मिरर इमेज में भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? डबल बॉन्ड की, ट्रांस। ई की मिरर इमेज क्या बनकर आती है? ई। यहां पर ऑप्टिक्स नहीं चल रही है। और जेड की मिरर इमेज क्या बनेगी? जेड। ये अपने को पता होना चाहिए क्योंकि हमें रिलेट करना पड़ सकता है। किसी में कायरलेडी सेंटर हुआ और किसी में अगर अपन बात करना चाहें डबल बॉन्ड हुआ, दोनों को आपस में रिलेट करना पड़ सकता है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे आर की मिरर इमेज क्या बनती है? एस, और एस की मिरर इमेज क्या बनती है? आर। तो हम इनको रिलेट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे सामने क्या हो गए? डायास्टीरियोमर्स। अब बताओ, मैं कुछ बातें यहां पर पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं म्यू, अगर अपन बात करना चाहें, म्यू सिस का ज्यादा है या म्यू ट्रांस का? आप बताइए। इसमें म्यू सिस का ज्यादा है कि ट्रांस का? और ये कौन सी प्रॉपर्टी इनकी? कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल। यानी कि डायस्ट्यूमर्स की तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है और इनको तो हम फिजिकल मेथड से क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। यस। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, आप बताइए म्यू बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करना चाहूं, बीपी की अगर अपन बात करें तो किसकी ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? अगर अपन बात करना चाहें बीपी किसका ज्यादा है? सिस का या ट्रांस का? सिस का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ट्रांस, हाँ या ना? यस। और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? एमपी अगर अपन बात करना चाहें मेल्टिंग पॉइंट तो किसका ज्यादा रहेगा? सिस से ज्यादा किसका रहेगा? ट्रांस। तो ये तो इसका मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है, हो सकती है। चलिए, अब बच्चों के दिमाग में एक बात उतर जाती है कि केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही डायस्टीरियोमर्स होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ये बताइए ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है? ये वाला मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है? कायरल है या अकायरल है? देखो सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुना करो। तुम एकदम दिमाग से पैदल हो चुके हो, दिमाग तुम्हारा काम करना बंद कर चुका है। अगर कायरल होंगे विदाउट कायरलिटी सेंटर वाले तो कितने केस बताए थे? 3। ट्रांससाइक्लोक्टिन, या फिर डबल बॉन्ड लगातार इवन डिफरेंट डिफरेंट, या बाइफिनाइल। उसके अलावा अगर उसको कायरल होना पड़ेगा तो कायरलिटी सेंटर लेकर आएगा। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें लगातार 2 पाई बॉन्ड इवन है क्या? नहीं है। क्या ये बाइफिनाइल वाला केस है क्या? नहीं। क्या इसमें कायरलिटी सेंटर है? नहीं है। तो ये कायरल नहीं हो सकता। क्यों? देख तो ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो है प्लेन ऑफ सिमेट्री तो, लेकिन अपने को अंदाजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल यही तो बातें हुई थी। तो इसका मतलब अकायरल मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर किसी का भी हो सकता है। अभी देखना आप, मान लीजिए 2 स्टीरियो आइसोमर्स है, फालतू में परेशान होते रहते। पता है ये जो तुम लिख कर लाते हो ना क्वेश्चन, 2-2 कोड़ी के क्वेश्चन कि सर बताइए डायस्टीरियोमर किसका एग्जिस्ट करेगा, किसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फालतू के क्वेश्चन होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट फेंकते रहते हैं। कुछ तो स्टेटमेंट घर पर बैठ के बना ली जाती है जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये एक दूसरे के क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल। आप गौर से देखिए, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये टार्टरिक एसिड के सारे स्टीरियो आइसोमर्स आपके सामने बनकर आ रहे हैं। दोनों में कनेक्टिविटी एग्जैक्टली क्या है? सेम। बस OH का HOH का अरेंजमेंट क्या कर रखा है? बदल रखा है। आप बताइए क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। गौर से देखिए, नॉट मिरर इमेज। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे की मिरर इमेज। इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर भी है, मिरर इमेज भी नहीं है। तो क्या एक दूसरे के? डायास्टीरियोमर्स। क्या है हमारे सामने? डायास्टीरियोमर्स है कि नहीं है?
आप बताइए ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है? ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है? ये मॉलिक्यूल हमारे सामने क्या है? अकायरल। ये मॉलिक्यूल बताइए कायरल। कायरल है कि अकायरल? कायरल है राक्षस, इसमें क्या दिक्कत है? क्लियर? अब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लेके आते हैं, वो बहुत फर्जी का है, नहीं पूछता एग्जामिनर ऐसी बातें कि बताओ सर डायस्टेरियम और कायरल मॉलिक्यूल का हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बता इसका ये क्या है, इसका ये क्या है, और इसका वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से सुन लो, स्टीरियोकेमिकल रिलेशन दो टाइप की होती है। स्टीरियोकेमिकल रिलेशन कितनी टाइप की होती है? दो। या तो एक स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर का एनेंशियोमर मिलेगा, या एक स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर का डायस्टीरियो मिलेगा। दैट्स ऑल। अगर स्टीरियोकेमिकल रिलेशन पूछ रहा है तो या तो एक दूसरे के वो एनेंशियोमर होंगे या एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे। जैसे आप दो भाई भाई है तो ये बोलेगा सर मेरा भाई है, वो क्या बोलेगा सर ये मेरा भाई है, तो आप दोनों एक दूसरे के क्या है? भाई है। अगर मैं बोलूं ये वाला उसका क्या है? डायस्टीरियोमर, और इस वाले का ये क्या है? डायस्टीरियोमर। क्लियर? तो बताइए अकायरल मॉलिक्यूल डायस्टीरियोमर है? ये रहा। यस। क्या कायरल मॉलिक्यूल का डायस्टीरियोमर है? ये रहा। क्या अकायरल मॉलिक्यूल का डायस्टीरियोमर अकायरल ही होगा? ये किसने बोला है भाई? ये अकायरल का कायरल रहा और कायरल का क्या रहा? अकायरल रहा। इसका मतलब कुछ कॉन्सेप्ट लगा देंगे, अच्छा अकायरल का तो कायरल होगा और कायरल का अकायरल होगा, ये क्या मतलब हुआ? फालतू के दिमाग लगाते रहते हो। ये दो कौड़ी के सवाल है जो नहीं पूछता है, नीट बात भी नहीं करता है। ये लो, यहां पर अगर अपन बात करना चाहिए, कंपाउंड ए है, ये हमारे सामने कंपाउंड क्या है? बी। इस प्रकार से देखकर बताओ क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? गौर से देखिए। लेकिन एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, आप भी जानते हैं एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। बताइए मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या निकलेंगे? ये एक दूसरे के निकलेंगे डायस्टीरियोमर्स। पक्का? मॉलिक्यूल कैसा है बता? इधर वाला कायरल, उधर वाला भी बता कायरल है कि नहीं है? ये ले, कायरल मॉलिक्यूल का डायस्टीरियोमर कायरल हो गया, यहाँ पर कायरल मॉलिक्यूल का डायस्टीरियोमर अकायरल हो गया। तो ये तो बहुत फर्जी वाहियात सी बातें होती है, आपने को करनी ही नहीं चाहिए, इनका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन तो हमसे कई बार ऐसे पूछता है, ये बनते हैं क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के जो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें बात करनी है, ये देखिए यहां पर हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, नंबर 1, ये हमारे सामने है नंबर 2, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ये, और ये हमारे सामने है नंबर 3। अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में इस प्रकार से क्या रिलेशन है, तो बताइए फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड क्या एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? गौर से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। नो सर कैसे बोल रहे हो? अबे भांग पी के आए हो कि छाछ पी के आए हो? ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? सिस कॉन्फ़िगरेशन में है। और ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है? ट्रांस। दोनों को देखो कनेक्टिविटी क्या है? एग्जैक्टली सेम। जब इसमें नंबरिंग करोगे तो यहां से नंबर कर दीजिए 1, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 5 और ये मिलेगा 6। नाम क्या आएगा? सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम बता क्या आएगा? नंबरिंग अगर आप यहां से कर देंगे 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 ये रहेगा, 5 रहेगा, 6 क्या निकल कर आएगा? ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बताइए केवल और केवल किस में डिफरेंट मिलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर हम बात करना चाहें फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन अच्छा एग्जामिनर होगा वो ज्योमेट्रिकल नहीं बोलेगा। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? बताइए क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो सकते हैं? नहीं। तो इन्हीं को क्या बोलेगा? डायास्टीरियोमर्स। क्या बोल देगा? डायास्टीरियोमर्स। यू गॉट द पॉइंट? अब बताइए अगर हमसे पूछे कि फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे के क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड, ये रहा थर्ड, राक्षसों कहां देख रहे हो? क्या है? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। रीजन बीइंग यहां पर कनेक्टिविटी सेम नहीं है। इसका जब नाम लिखोगे तो 1,3 डाइमिथाइल आएगा और इसका आएगा 1,4। स्टीरियो की प्राइम रिक्वायरमेंट है कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम, कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम। ऐसा नहीं है सिस ट्रांस दिखते ज्योमेट्रिकल बोल दोगे, नहीं। स्टीरियो की प्राइम रिक्वायरमेंट है दैट कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम। ये हैं पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं खोपड़ा खराब करने वाले क्वेश्चंस, कोई मतलब इनका नहीं है। एलो छापिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटा दो, आरएस शुरू करना है फिर अपने को।
आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको आनंद की अनुभूति होगी। और ढंग से आरएस को पढ़ लेना, क्योंकि फिर जब आगे जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा तो बस इतना ही काम आएगा कि एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं, या बनने वाले प्रोडक्ट होमोमर हैं, बस इतना। और कभी भी जब भी स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप पूछे तो अपनी आंखों पर विश्वास मत करना। यहां आंखों देखी भी गलत हो सकता है, कानों सुनी तो गलत होता ही है, यहां आंखों देखी भी हो सकता है। जब भी स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप पूछे डायरेक्ट कहां पर स्विच कर जाना, आरएस पर। डायरेक्ट कहां पर स्विच कर जाना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पर। सुलटा दिया क्या? स्टीरियो का मतलब कनेक्टिविटी मस्ट बी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। सुलटा दिया है क्या? एनेंशियोमर में एक पॉइंट में भूल गया, वहां एक पॉइंट और मेंशन कर दो, इधर उधर जहां भी कहीं जगह लिख दो। अबे हट, भारी नुकसान हो गया तेरा। Two enantiomers react at same rate. Enantiomers react at same rate. Two enantiomers react at same rate with an achiral molecule. With an achiral molecule. achiral के साथ उनके रिएक्शन करने का रेट क्या होता है? सेम. Two enantiomers react at same rate with an achiral molecule, but they react at different rate. But they react at different rate. But they react at different rate with chiral molecule. But they react at different rate with chiral molecule. कायरल मॉलिक्यूल के साथ उनका जो रिएक्शन करने का रेट आएगा वो डिफरेंट आएगा, अकायरल के साथ क्या आएगा? सेम। अब ये समझाने के लिए पूरा काइनेटिक्स समझाना पड़ता है, ट्रांजिशन स्टेट का लेना देना है, क्योंकि आप जानते हैं रिएक्शन के रेट का लेना देना कैसे होता है? टीएस, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो इंटरेक्शंस होती हैं, वो अपने लेवल पर डिस्कस नहीं होती है, पॉइंट सा होता है, सिंपल से हमसे पूछ लेता है। वापस आ जाएंगे डायस्टीरियोमर्स में। लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने देखा, रटने की जरूरत नहीं। डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज like boiling point, melting point, dipole moment, etc. Diastereomers have different physical properties like boiling point, melting point, dipole moment, etc. बस इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, डायस्टीरियोमर स्टीरियो आइसोमर ही हुआ करते हैं। नेक्स्ट, और हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट आता है एक मीजो कंपाउंड। कौन आते हैं? मीजो कंपाउंड। यहां बच्चा बहुत परेशान होता है, हालांकि आप नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स ऑलरेडी देख चुके हैं, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनमें कायरलिटी सेंटर था और फिर भी वो क्या निकल कर आ रहा था? अकायरल। उसी को ही तो क्या बोलते हैं हम? मीजो। क्या बोलते हैं? मीजो। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा मीजो कंपाउंड। पहले इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, मीजो कंपाउंड। दो क्वेश्चन यहां से पूछता है। पहला पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो, कि मीजो कौन है। दूसरा, कि किसका स्टीरियो आइसोमर मीजो हो सकता है। अगर किसी के n नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे तो पूछ सकता है क्या उसमें से कोई मीजो बनेगा या नहीं बनेगा। दो ही क्वेश्चन पूछता है। तो लिखिए, कंपाउंड हैविंग मोर देन वन ऑप्टिकल यूनिट, कंपाउंड हैविंग मोर देन वन ऑप्टिकल यूनिट, कंपाउंड हैविंग मोर देन वन ऑप्टिकल यूनिट, ब्रैकेट में लिख सकते हो अपने लिए ऑप्टिकल यूनिट है कायरलिटी सेंटर। कंपाउंड हैविंग मोर देन वन ऑप्टिकल यूनिट
ब्रैकेट में लिख सकते हो कायरलिटी सेंटर। अपने लिए ऑप्टिकल यूनिट कायरलिटी सेंटर ये है। कंपाउंड हैविंग मोर देन वन ऑप्टिकल यूनिट बट ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव, but optically inactive due to presence of, but optically inactive due to presence of symmetry elements, due to presence of symmetry elements, due to presence of symmetry elements like POS और COS। या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए या दोनों आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपने लिए ऑप्टिकल यूनिट क्या है? अपने लिए ऑप्टिकल यूनिट है कायरलिटी सेंटर। ध्यान से सुनना, मैं अब अपने नीट के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या मीजो कंपाउंड होने के लिए उसमें कायरलिटी सेंटर होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। अपने लेवल पर बिल्कुल जरूरी है। अगर हमसे पूछे हम बोलेंगे हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते हैं। हमारे लिए 12th लेवल पर बातें होती हैं और 12th लेवल पर कायरलिटी सेंटर से ही काम चलेगा। किससे चलेगा? कायरलिटी सेंटर से। मैंने साफ लिखवाया ऑप्टिकल यूनिट अपने लिए क्या है? कायरलिटी सेंटर। देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच डजंट हैव कायरलिटी सेंटर बट स्टिल दे आर मीजो। लेकिन हमसे कोई नहीं पूछेगा, हमें कायरलिटी सेंटर से ही। अब हमें कैसे सोचना है कि कायरलिटी सेंटर होते हुए भी मॉलिक्यूल अकायरल हो जाए, उसे हम मीजो बोलते हैं। कायरलिटी सेंटर है फिर भी मीज कंपाउंड कैसा है? अकायरल। आप याद करो, मैंने बोला था अगर कंपाउंड में सिंगल कायरलिटी सेंटर है तो क्या होगा? कायरल। लेकिन एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है, हम कोई गारंटी बोला था, नहीं बोला था? तो कायरलिटी सेंटर एक से ज्यादा होते भी जब वो मॉलिक्यूल अकायरल निकल रहे थे ना, जब अपन ने 25-26 एग्जांपल किए थे, वो सारे मीजो हैं। क्या है वो? सारे मीजो। कायरलिटी सेंटर है लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है? अकायरल। उसी को क्या बोलते हैं? मीजो। क्या बोलते हैं? मीजो। क्लियर? चलिए मैं मीजो से आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं। मान लीजिए हमारे सामने ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है इस प्रकार से। यहां पर आप गौर से देखिएगा, क्या इसके अंदर कायरलिटी सेंटर है? यस, दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स कायरलिटी सेंटर। आप जानते हैं एक कायरलिटी सेंटर के साथ तो मीजो कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मीजो होता है कैसा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और सिंगल कायरलिटी सेंटर वाला निकलेगा एक्टिव। तो इसमें कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? इट कंटेन्स 2 कायरलिटी सेंटर्स। कायरलिटी सेंटर हमारे सामने आ गए, इसमें 2 कायरलिटी सेंटर रखते हुए भी क्या बन जाए? वो अकायरल। आप बताइए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया कि नहीं आ गया? यस, ये हमारे सामने आ गया है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कायरलिटी सेंटर होते हुए भी मॉलिक्यूल क्या निकल कर आया? अकायरल। इसी कंपाउंड को एक स्पेशल टैग दिया जाता है मीजो। मीजो इज नॉट ए रिलेशनशिप। मीजो कोई रिलेशन नहीं है। हम इसी कंपाउंड को क्या बोल देते हैं? मीजो है। ये कंपाउंड क्या है? मीजो। अब बताइए अकायरल मॉलिक्यूल है तो अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज कैसी होगी? सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? सुपर इंपोजेबल। आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। अगर आप एक अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज निकालते हैं तो वो मिरर इमेज कैसे निकल कर आएगी? देखिए मैं ढेर सारी बातें यहां पर लिख रहा हूं। ये आपस में कैसी रहेगी? सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अब आपको करके नहीं देखना है कि सर कैसे सुपर इंपोज होगा, सोचना भी नहीं है। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ये रहेगा, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और बताइए इसी का दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिकल मिरर इमेज। क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिकल मिरर इमेज। मैंने क्या बोला था कि मिरर इमेज तो हर किसी की होती है लेकिन नॉन आइडेंटिकल किसी किसी की होती है। तो ये कैसी हैं? आइडेंटिकल मिरर इमेज। सर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलिए ना। मैं तो ये कहना चाहता हूं होमोमर्स हैं। क्या है? होमोमर्स। these compounds are identical, these compounds are same। ये दो डिफरेंट कंपाउंड ही नहीं है। तो एक मीजो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं होते हैं। कुछ बोलते हैं ये इसका मीजो है, कहां से? कंपाउंड सेम है। ये इसका मीजो है, रिलेशन तो दो ही हैं, या तो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर या एक दूसरे के एनेंशियोमर। दैट्स ऑल। अपने पास कितनी रिलेशन है? दो रिलेशन है बताने के लिए। तो मीजो तो एक टैग है, स्पेशल टैग दिया गया है इस कंपाउंड को। अब मैं बताता हूं इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण। बहुत 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 माइनर लेवल पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए इसमें सिमेट्री एलिमेंट यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये क्या हो गया है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मान लीजिए ये हमारे सामने एक ऑप्टिकल यूनिट है। यस,
मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए, किसके लिए, समझने के लिए, रियलिटी जो भी हो हम समझते हैं। मान लीजिए इसने लाइट को कैसे घुमाया होगा, पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज। आप बताइए अगर ये ऐसे है और बीच में मैं मिरर रख दूं, आप बताइए ये वाली यूनिट क्लॉकवाइज घुमाएगी तो नीचे वाली जस्ट इसकी मिरर इमेज है क्या? गौर से देखो, थोड़ी देर पहले हम एनएंशियोमर्स पढ़ रहे थे, वो दो अलग अलग कंपाउंड थे लेकिन थे वो भी एक दूसरे की मिरर इमेज। लेकिन इस बार मॉलिक्यूल के अंदर विद इन मॉलिक्यूल में क्या आ गया है, मिरर। तो बताइए इसके नीचे मिरर रखोगे तो क्लॉकवाइज की मिरर इमेज क्या बनकर आएगी हमारे सामने, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर एक ऑप्टिकल यूनिट मान लीजिए इसको x डिग्री से क्लॉकवाइज घुमाएगी पीपीएल को, तो दूसरी कहां घुमा देगी, x डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि कहना क्या चाहते हो सर? कहना यह चाहता हूं अल्फा नेट कितना मिलेगा, 0। और अल्फा नेट अगर 0 मिलेगा तो ये क्या निकलेगा हमारे सामने, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या निकलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप बताइए, बोला था कि नहीं बोला था? अगर किसी का अल्फा नेट 0 आ जाता है तो वो ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव। तो कई बार इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण हमसे पूछा जाता है स्टेटमेंट में कि बताइए मीजो के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण क्या है, इंटरनल कंपनसेशन। क्या है, इंटरनल कंपनसेशन। ये विद इन द मॉलिक्यूल आपस में सुलझ चुके हैं। एक ऑप्टिकल यूनिट ने क्लॉकवाइज घुमाया, दूसरी ऑप्टिकल यूनिट ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, और एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। तो अमाउंट तो क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? अमाउंट सेम है, डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या आ गया है, 0। तो मीजो के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण होता है इंटरनल कंपनसेशन। अब ध्यान से सुनना, कितनी कितनी बातें मैं सारी थ्योरी में नहीं लिखवाऊंगा। मीजो जो कंपाउंड होता है वो कायरल होता है, क्या कायरल? अभी दिमाग पे जोड़ डालो, पीयूएस सीयूएस आएगा यार, क्या होगा, एकायरल। उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल। एकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है, क्या होती है, आइडेंटिकल। इनफैक्ट दीज टू आर सेम कंपाउंड, ये सेम है, डिफरेंट है ही नहीं। और अगर हमसे पूछे ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमर काउंट होगा। अभी मैंने ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव पढ़ाया है, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये नहीं पढ़ाया है, ये बिल्कुल आखिरी में बात करूंगा। क्लियर? छापिए, आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए इसको। सुलटा दिया क्या? जल्दी जल्दी सुलटाओ, ये दो दो कोड़ी की बातें। मॉड्यूल भी सोल्व करना शुरू कर देंगे बाप, कर भी दिया, पहले सुलटा दिया, 15 मिनट में लगे थे बस। चुनिंदा क्वेश्चंस हैं बस, मैं शेयर करूंगा आपके साथ क्वेश्चंस। उनके सॉल्यूशंस दे दिए मैंने, जो होमवर्क दिया था खुद से, जो आपको बनाने के लिए दिए थे। हालांकि मेरे को पूरी उम्मीद आपने बना लिया था। कुछ लोगों को तो बाद में याद आया कि खाली जगह क्यों छोड़ रखी है मैंने, उसने आंसर ही नहीं दिया, हमारे भरोसे छोड़ दिया। हमारे भरोसे छोड़ने का मतलब होता है छोड़ना। लिखिए, मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि इस स्टेटमेंट से तो काफी चीज क्लियर हो गई है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी, आप ही बोल रहे हो सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये तो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसीलिए मैंने बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन है नहीं है वो अलग बात है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना अलग बात है, उसको बिल्कुल आखिरी में डील करूंगा मैं। नेक्स्ट, मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। पहले बोला था राक्षस, तुमने खुद लिख दिया होगा। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। अच्छा, ऊपर डेफिनेशन में लिखवा दिया गया। चलिए नेक्स्ट, मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये बहुत बार आता है भाई पॉइंट,
मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। कई बार आप बोलते हो ना ये हमारा इंटरनल मैटर, हम सुलट लेंगे। इंटरनल मतलब विद इन द मॉलिक्यूल की कहानी है, ये अलग मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद में ही सुलट गया है। मीजो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब सुनिए, दो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या कोई कंपाउंड मीजो स्टीरियो आइसोमर रख सकता है, यानी कि क्या उसका कोई ऐसा स्टीरियो आइसोमर होगा जो मीजो निकलेगा। पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन मीजो है, कौन क्या है मीजो। दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीजो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीजो, कि मीजो को हम पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीजो। सबसे पहले आप बताइए, सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से मॉलिक्यूल्स में आते हैं? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में। सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से मॉलिक्यूल्स में आएंगे? जो सिमेट्रिकल होंगे। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री एलिमेंट हो ही नहीं सकता। और अपनी ट्रिक क्या थी? ट्रिक क्या थी सिमेट्रिकल को पहचानने की? जहां हम दोनों साइड से नंबरिंग सोच सकते हैं, जहां पर हम दोनों साइड से नंबरिंग सोच सकते हैं, तो मॉलिक्यूल शुड बी सिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल शुड बी सिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल। और हमारे लेवल पर हम साफ बोलते हैं, पीओएस आ जाए ओब्लिक सीओएस आ जाए, दोनों आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पीओएस सीओएस विद मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर्स, विद मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर्स। मैंने दो नहीं बोला, मिनिमम 2 कायरलिटी क्या बोला है? सेंटर्स। ये कहानी है। मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर के साथ पीओएस आए या सीओएस आए, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? मीजो। अब आप जानते हैं पीओएस और सीओएस किस में आते हैं? सिमेट्रिकल में। लेकिन सिमेट्रिकल होना ही काफी नहीं है, साथ में कायरलिटी सेंटर भी होने चाहिए, साथ में कायरलिटी सेंटर भी होने चाहिए। ये ट्रिक है मीजो को पहचानने की। बड़ी आसानी से हम मीजो को पहचान सकते हैं इससे। हमें कायरलिटी सेंटर ही देखना है। अब आता है पहली वैरायटी का क्वेश्चन। पहली वैरायटी का क्वेश्चन लिखिए, Which of the following have a mesostereoisomer? ये एम्स पूछ चुका है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था एम्स का, पहली बार जब आया होगा शानदार क्वेश्चन रहा होगा। Which of the following have a mesostereoisomer? Which of the following has a mesostereoisomer? Which of the following has a mesostereoisomer? कि किसका स्टीरियो आइसोमर क्या निकल कर आ सकता है? मीजो। ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने ऐसा दिया गया है। अगर आपने कभी ये पढ़ा हो तो आपको नजर आएगा ये क्या है। इसके स्टीरियो आइसोमर भी आप बता सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि आपने पहले भी आइसोमेरिज्म को पढ़ा है। बताइए इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनने वाले हैं? इसके अगर अपन बात करें कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनने वाले हैं? कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 16। बिल्कुल सही है। कितने बनेंगे? 16। सबसे पहले बताइए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? दिस मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अपने को ट्रिक पता है कि नहीं पता है जो ज्योमेट्रिकल में बताई थी? यस। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। तो नंबरिंग केवल एक ही साइड से हो सकती है? यस। अगर नंबरिंग केवल एक साइड से हो सकती है तो दिस मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। इसके 16 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, उसमें से कोई भी मीजो नहीं होगा, उसमें से कोई भी मीजो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीजो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में ही निकल कर आता है। मीजो किस में निकल कर आता है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के ही अंदर निकल कर आता है। यहां से हमें क्लियर पता चल चुका है कि इसका कोई भी स्टीरियो आइसोमर मीजो नहीं होगा। अपन कैलकुलस में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इसमें n की वैल्यू क्या रहेगी? 4, वेयर n इज द कायरलिटी सेंटर, वेयर n इज द कायरलिटी सेंटर। अगर हम इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालें, क्या निकालें? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। ये आपको रिवीजन में काम आएगा। 2 रेज़ टू पावर क्या निकलेगा? n, एंड 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू कितना आएंगे? 16। उन 16 में से एक भी मीजो नहीं होगा, हम यहीं पर बता सकते हैं। क्लियर? अब ये आगे की कहानी है जो मैंने लिखा है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया इसलिए मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है।
मान लीजिए अगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दे दे, कुछ इस प्रकार से यहां पर हमारे सामने दे दे, यहां पर लगा हुआ है Cl, यहां पर लगा हुआ है Br, बताइए इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो बनेगा क्या? इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो बनेगा क्या? नहीं। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है भाई, नंबरिंग एक ही साइड से होगी इसमें, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। क्लियर? तो ये दो कायरलिटी सेंटर रखे हुए हैं, यस कायरलिटी सेंटर 2 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये इसका कोई भी स्टीरियो आइसोमर मीजो नहीं होगा, इसका कोई भी स्टीरियो आइसोमर मीजो नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है, यहां पर आप तबियत से सुनेंगे। ये हमारे सामने होता है टार्ट्रिक एसिड। क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड हमारे सामने है। बताइए इसका कोई स्टीरियो आइसोमर, इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो होगा या नहीं होगा? इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो होगा या नहीं होगा? यानी कि इसके जितने भी स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, क्या उसमें से किसी में पीओएस या सीओएस आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा। देखिए अपन अभी के लिए अपन ऐसा सोच सकते हैं कि नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं। नंबरिंग कहां से कर सकते हैं? दोनों साइड से। तो हम बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो सकता है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया है? सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल होने से काम नहीं चलेगा। मिनिमम कितने कायरलिटी सेंटर होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए या मिनिमम 2 होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए। ये किसने बोला 2 होने चाहिए? तो यहां पर मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर के साथ ये मॉलिक्यूल निकल कर आया है सिमेट्रिकल। और इसका टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? 3। मैं आगे बताऊंगा इसका टोटल स्टीरियो कितने बनेंगे। 3 हमारे सामने बनेंगे और उसमें से एक क्या निकल कर आएगा? मीजो। अब आप इस पर मत जाना कि सर 3 कैसे बने, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आगे पढ़ाऊंगा फॉर्मूले से। ये तो मुझे पता है, जिन्होंने पहले पढ़ा उसको पता है 3 ही बनेंगे। n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। एंड n हमारे सामने क्या निकल कर आएगा? E1। वही जो GIE वाला फॉर्मूला पुट करने पर आएगा। क्लियर? तो देखिए अपन तीनों बनाकर देखते हैं, ध्यान से सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनो। वैसे तो फॉर्मूला क्या लगना चाहिए था? 2n। टोटल कितने आने चाहिए थे? 4। लेकिन मैंने बोला था सिमेट्रिकल के केस में हमेशा 2n से कम आएंगे। क्यों आएंगे? अब आपको समझा रहा हूं। देखो क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों OH अलग अलग साइड चला जाए, एक चला जाए राइट में और एक चला जाए लेफ्ट में। बताइए ये मॉलिक्यूल कायरल है या कायरल है? ये मॉलिक्यूल कायरल है या कायरल है? कायरल। तो कायरल मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है इसकी मिरर इमेज भी होगी। क्या होगी? मिरर इमेज भी होगी। और आप जानते हैं एनेंशियोमर किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। ये लो, ये दो हमारे सामने बनकर आ गए हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर्स। अब ये तो एक में OH, पहला OH राइट में, फिर दूसरा लेफ्ट में, फिर इसका लेफ्ट में, उसका राइट में, ये दो बना दिया। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों कहां पर आ जाएं? राइट राइट में, या दोनों कहां पर आ जाएं? लेफ्ट लेफ्ट में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस। ये हमारे सामने दोनों कहां पर चले गए हैं? राइट में। और यहां पर अगर अपन बात करें दोनों कहां पर चले गए हैं? लेफ्ट में। ये बनाने की पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि कैसे स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। लेकिन आपको पता चला है कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों क्या हैं? सेम। बताइए कायरलिटी सेंटर है क्या? यस। कायरलिटी सेंटर है क्या? यस। और कायरलिटी सेंटर के साथ क्या आ गया है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमने बोला था कि इसका कोई स्टीरियो आइसोमर 100% मीजो मिलेगा, इसका कोई ना कोई स्टीरियो आइसोमर क्या मिलेगा? मीजो। गौर से देखिए इसी की मिरर इमेज है क्या? यस। और मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज उसका क्या होता है? होमोमर। तो ये दोनों मिलकर अब कितने हो गए हैं? 1 हो गए हैं, वरना तो 4 आते। कितने आने चाहिए थे? 4। देखो राइट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, राइट में, दोनों राइट में, दोनों लेफ्ट में, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। लेकिन उनमें से ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो टोटल कितने निकल कर आए? 3। हम निकालना भी सीखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने मॉलिक्यूल को देखते ही बता दिया कि 100% इसका कोई ना कोई मीजो आइसोमर बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने है, मान लीजिए हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए। कौन सा क्वेश्चन आ जाए? ये। और हमसे पूछा जाए क्या इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो होगा या नहीं होगा? इसका कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो होगा या नहीं होगा? अबे इतना क्या सोच रहे हो? एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है, यस। अब बीच वाला क्या है उसको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीच वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे बोलते हैं सूडो कायरलिटी सेंटर। क्या बोलते हैं? सूडो। RS में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बताइए नंबरिंग इधर से भी सोच सकते हैं, उधर से भी सोच सकते हैं, यस। तो नंबर 4 में अगर अपन बात करें, हमने इसको क्या बोला है? सिमेट्रिकल। क्या बोला है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने के साथ 2 से ज्यादा सॉरी 1 से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है क्या? यस। एटलीस्ट ये दो तो दिखाई दे रहे साफ साफ। बस हमें मिनिमम कितने चाहिए थे? 2। दोनों साइड से नंबरिंग होनी चाहिए। इसका मतलब इसका भी कोई ना कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो जरूर निकल कर आएगा।
इसका कोई ना कोई स्टीरियो आइसोमर मीजो जरूर निकल कर आएगा। छापिए, आगे बढ़ूंगा। पहले टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया है। पहले टाइप का क्वेश्चन ये है कि किसका स्टीरियो आइसोमर मीजो हो सकता है। क्या हम ये भी बता पाएंगे कि कितने मीजो बनेंगे? यस, कैलकुलेशन में सब बता देंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट पर नहीं जाना है, बार बार बोल रहा हूं। ये कैसे आए, ये कैसे आए नहीं सोचना है, बाद में पढ़ाया जाएगा कैलकुलेशन के अंदर। सुलटा दिया है क्या? अब तो सुलटा दिया होगा। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजो कंपाउंड। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजो कंपाउंड। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सा कंपाउंड मीजो है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर रखे हैं। आज आपका काम यही रहेगा कि पीछे जो अपन ने 20-25 क्वेश्चन किए थे ना, उनमें मीजो आइडेंटिफाई करके लाना है। बस इतना देखना है, कायरलिटी सेंटर है और तुमने कायरल के सामने क्रॉस कर रखा है, वो मीजो है। वो क्या है? मीजो। लीजिए, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में आ चुका है, वो भी बिना किसी प्राइस मनी के। पैसे की बिल्कुल बात मत करना। ब्याज पे कहां ब्याज पे देंगे? पैसे पे होंगे तो ब्याज पे देंगे ना राक्षस। तू कहां से है? लगता है तेरे घर वालों ने बहुत सारे पैसे ब्याज पे दे रखे हैं। नहीं, मेरे को अभी तो नहीं चाहिए, चाहिए तो मैं कांटेक्ट कर लूंगा। ये देख राक्षस कुछ भी बोलते रहते हैं। लीजिए, आपको बताने हैं कौन कौन से मीजो कंपाउंड्स हैं। इस बार तुम्हें सोचना नहीं है, अब दिया हुआ है बस उसी को बताओ क्या ये मीजो है या फिर नहीं। तेरी तो राक्षस में तोड़ूंगा गर्दन। रायते के नशे में बैठे रहते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन में फंस जाते हैं, हल्का सा क्वेश्चन। बताइए, पहले वाला मीजो है या नहीं है? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने टिक लगाया है। तू तो मना नहीं कर सकता राक्षस, सीधा निकाल दिया। पीओएस।
अबे कायरलिटी सेंटर के साथ पीओएस देखना है, ऑप्टिकल यूनिट है नहीं इसके अंदर, और इसको मीजो बता रहे हैं अपन। मिनिमम 2 कायरलिटी सेंटर के साथ होना चाहिए, इट्स नॉट ए मीजो। नेक्स्ट में भी खटैक से ऐसे बढ़िया उसकी ब्यूटिफिकेशन और कर रहे हैं बैठे बैठे ऐसे कि मैंने देख निकाल दिया मास्टर पीओएस। अब एक कायरलिटी सेंटर कितना है इसमें? 0। कायरलिटी सेंटर 0 का होने का मतलब ऑप्टिकल यूनिट ही नहीं इसके पास। कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 0, तो ये मीजो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट में पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट के केस में अगर अपन बात करना चाहें तो पॉसिबिलिटी है। कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 2। मॉलिक्यूल अपने को सिमेट्रिकल भी दिखाई दे रहा है। अपनी ट्रिक से नंबरिंग अपन दोनों साइड से सोच सकते हैं। हाँ सर, दोनों साइड से, लेकिन अफसोस इसमें पीओएस और सीओएस नहीं है, तो ये मीजो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट के बारे में क्या कहा है? खोपड़ा खराब है जो इसको चेक भी कर रहा है। मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। नहीं सर, हमने तो नरेगा का फॉर्म भर रखा है, हमें कोई लेना देना नहीं, टाइम पास करेंगे वहां पर। 20 मिनट जो एक्स्ट्रा दिए उसको भी कैसे न कैसे किल करेंगे वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है? देखिए, क्या ये कायरलिटी सेंटर रखता है? यस। क्या ये कायरलिटी सेंटर रखता है? यस। कितने कायरलिटी सेंटर है? 2 ही होने चाहिए या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस, इट्स ए मीजो कंपाउंड। कायरलिटी सेंटर के साथ है, कायरल निकला है। राक्षसो ये अब काट के टिक मार रहे हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे सामने? कैसा है ये मॉलिक्यूल? अकायरल, इसे तो मीजो बोलते हैं। नेक्स्ट के बारे में बताइए, कितने कायरलिटी सेंटर हैं? 2 कायरलिटी सेंटर हैं। यस। कितने कायरलिटी सेंटर हैं? 2। बताइए, क्या इसमें पीओएस है? नहीं, पहले ही बता चुका हूं, पीओएस नहीं है। क्या इसमें सीओएस है? हाँ, यानी कि यह कायरल निकलेगा कायरलिटी सेंटर होते हुए भी। यस, ऐसे कोई तो मीजो बोलते हैं, ऐसे को ही तो मीजो बोलते हैं। कायरलिटी सेंटर होते हुए भी क्या निकल जाए? अकायरल, इसी को ही तो मीजो बोलते हैं। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल आता? पहले बताओ कितने कायरलिटी सेंटर इसमें? 2। अफसोस, लेकिन इसमें पीओएस सीओएस नहीं है। कायरलिटी सेंटर कितने निकले हैं? 2। अगर अपन बात करना चाहें, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मीजो नहीं हो सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई कायरलिटी सेंटर 2 ही होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये लीजिए, 1 से ज्यादा कायरलिटी सेंटर, और यहां से कौन निकल जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या निकल गया है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरलिटी सेंटर है कायरलिटी सेंटर है। बीच वाले को बेटा हम बोलते हैं सूडो कायरलिटी सेंटर, और मैं आपको कई दफा बता चुका हूं सूडो के थ्रू पीओएस जा सकता है, कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है सूडो को, क्लियर? तो यहां पर इसे हम सूडो कायरलिटी सेंटर के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर अगर अपन बात करना चाहें, कौन मौजूद है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कायरलिटी सेंटर होते हुए भी मॉलिक्यूल क्या निकला हमारे सामने? अकायरल। क्या निकला? अकायरल। इसी को ही तो क्या बोलेंगे हम? मीजो। क्या बोलेंगे? मीजो। दैट्स ऑल। तो किसी को मीजो को आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है क्या? अपन ने सेंटर ऑफ सिमेट्री के बाद क्वेश्चंस किए थे, जल्दी पेज पलट के वहां पहुंचो, जल्दी से पेज पलट के वहां पहुंचो। एक नोटबुक मुझे दे दीजिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री के जस्ट बाद कायरलिटी सेंटर इंट्रोड्यूस किया था मैंने। 25-26 जो क्वेश्चंस किए थे, दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, पहला क्वेश्चन, पहले वाला मीजो है क्या? कायरलिटी सेंटर पहले ऑप्शन में कितने हैं? पहले वाले क्वेश्चन में 2, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है क्या? यस। तो यही तो मीजो है, ऐसे पहचानना है। जहां जहां तुमने कायरलिटी सेंटर लिख रखा है वहां देखना है कि कायरलिटी सेंटर के साथ अगर वो कायरल नहीं है मतलब मीजो है। क्या है? मीजो। सेकंड वाला बताओ मीजो है क्या? नहीं, सेकंड वाला तो कायरल है। थर्ड वाला बताओ मीजो है क्या? यस। इतने नंबर ऑफ एग्जांपल करवा रखे राक्षसो। कायरलिटी सेंटर के साथ मॉलिक्यूल क्या निकल जाए? अकायरल, उसी को क्या बोलते हैं? मीजो। नेक्स्ट अब आते हैं असाइनिंग द कॉन्फ़िगरेशन। लीजिए, असाइनिंग द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना सीखेंगे। असाइनिंग द कॉन्फ़िगरेशन, क्या असाइन करना सीखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सबसे पहले हम सीख चुके हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? EZ कॉन्फ़िगरेशन। EZ कॉन्फ़िगरेशन की हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर अगर अपन बात करें सिस ट्रांस की कॉन्फ़िगरेशन की बातें भी हम कर चुके हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कहां पर असाइन की थी? डबल बॉन्ड पर।
कहां पर असाइन की थी? डबल बॉन्ड पर। या फिर ज्यादा से ज्यादा एक फर्जी वाला और पढ़ा था, सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे सामने है, ये वाले कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्लियर? जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है असाइन द कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब डबल बॉन्ड पर इजेड, सिस ट्रांस या सिन एंटी की बात करेगा, और कायरलिटी सेंटर पर हमारे सामने किसकी बात करेगा? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहेगा? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इसी का ही दूसरा नाम होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन। कई बार बोलता है असाइन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या असाइन द आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ये हम केवल कहां बात करेंगे? कायरलिटी सेंटर पर। आरएस की बातें हम केवल कहां करेंगे? कायरलिटी सेंटर के ऊपर करेंगे। और थर्ड हमारे सामने रहेगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा रहेगा? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने रहेगा। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में अगर अपन बात करें तो हम बात करेंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन की। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है यहां तक तो बताइए। कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना हम सीखेंगे। जब भी आपके पास आए असाइन द कॉन्फ़िगरेशन, इट मींस डबल बॉन्ड पर इजेड, सिस ट्रांस या सिन एंटी की बात करेंगे, कायरलिटी सेंटर पर आरएस की बात करेंगे। कई बार एग्जामिनर होता है डेढ़ साना, सीधा हमसे क्या पूछ लेता? आयुपैक नेम। उसमें डबल बॉन्ड भी होता है, और उसमें अगर अपन बात करना चाहें तो कायरलिटी सेंटर भी होता है, आरएस भी पूछ लेता है, इजेड भी पूछ लेता है, सारा एक में सुलटा के चला जाता है। नेमिंग वेमिंग सब आइसोमेरिज्म एक में लपेट लेता है। ऐसे बोलते हैं अच्छा एग्जामिनर। क्या बोलते हैं? अच्छा एग्जामिनर। 3-4 चैप्टर को मिलाकर एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता है वो। लेकिन अपना आजकल नीट वाला ऐसा कर नहीं रहा है, और करते हुए टाइम थोड़ी लगेगा। हमसे थोड़ी पूछ के करेगा कि बताओ मैं इस बार ऐसा क्वेश्चन बना लूं क्या? तो वो तो हमें बनाएगा, उसके बाद पता चलेगा, और उसके बनाने के बाद हमें पता चला तो कोई मतलब नहीं है। वो चीज हमें उसके बनाने से पहले आनी चाहिए। क्लियर? तो अब हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई लोगों, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सेकंड वाले पर बात करेंगे। किस पर? सेकंड। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहने वाला है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। और आप जानते हैं यहां से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में ये अपने को काम आएगा। पर्टिकुलरली मैंने इसके लिए पूरा टॉपिक उठाया है, इसके लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शंस में निकाल सकते हैं। जैसे हम वेज डैश में पता कर सकते हैं, हम किस में बात कर सकते हैं? फिशर में बात कर सकते हैं, हम न्यूमैन में बात कर सकते हैं, हम सोहर्स में बात कर सकते हैं। लेकिन हमें केवल किस में बात करनी है? फिशर में एंड वेज डैश में। दो में ही हम बात करेंगे। आज तक एग्जामिनर ने इन्हीं के अंदर बात की है। अगर उसने बात कर भी दी न्यूमैन और सोहर्स में, तो हम फिशर में आ जाएंगे खटक से। कहां पर आ जाएंगे? फिशर में आ जाएंगे खटक से। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लगा देंगे ए, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, in Fisher projection, in Fisher projection, RS configuration in Fisher projection। इसमें वही सीआईपी सीक्वेंस रूल लगने वाले हैं, कोई नई बात नहीं है, सारी पुरानी बातें हैं। अगर आपने ईजेड को तबीयत से पढ़ा था तो अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे पहले लिख दीजिए इसमें, प्रायोरिटीज आर असाइंड टू द एटम्स और ग्रुप्स। Priorities are assigned to the atoms and groups. Priorities are assigned to the atoms or groups. Priorities are assigned to the atoms or groups according to CIP sequence rules. According to CIP sequence rules. उसने बोला कि प्रायोरिटी असाइन करेंगे अपन एटम्स और ग्रुप्स को। किसके बेसिस पर? सीआईपी सीक्वेंस रूल के बेसिस पर। किस एटम और ग्रुप को? जो कायरलिटी सेंटर से जुड़ा होगा उस एटम और ग्रुप को। पहले अपने दिमाग में उतार लीजिए, इनके बारे में बताने वाले वही तीनों के तीनों राक्षस हैं। देखिए, एक का नाम क्या था? आरएस कान। दूसरा कौन था? सीके इनगोर्ड। और तीसरा कौन था? वी प्रीलॉक। यही थे क्या? यस। देखिए, मेरे को तो पूरी चालबाजी इसकी लगती है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा मेरा मानना है, कभी तुम रायता फैला दो, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर। ये शायद बातें मुझे करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल सा है आर कब बोलना है और एस कब बोलना है। ये तीनों बोले कि बेटा देखो,
तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली स्टीरियो में अपनी आंखों पर विश्वास मत करना। कंपाउंड होगा सेम लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। कंपाउंड होगा क्या? सेम, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। हम तुम्हें बता रहे हैं समझने का तरीका कि कायरलिटी सेंटर पर जो भी एटम और ग्रुप जुड़े होंगे उनको अपन टोकन नंबर देंगे। क्या देंगे? टोकन नंबर। मान लीजिए आप सारे बैठे हुए, मेरा फोन आया, 1 मिनट के लिए मैं बाहर गया और कोई राक्षस इधर से उधर हो गया, मैं वापस आया, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में आपका जो अरेंजमेंट है ना वो क्लियर नहीं है कि आप स्पेस में कैसे बैठे हुए। अगर आप पर यहां पर टोकन नंबर लगा होता 1, सभी की टी शर्ट पर लिखा होता 1 2 3 4 5 और ऐसे ही आपको बिठाया गया होता 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में। मैं बाहर जाके अंदर आता, अगर कोई इधर से उधर होता तो मैं बोलता 3 नंबर तू उधर क्या करने गया, वापिस आ। पहचान में आ जाता नंबर से। क्या जाता? पहचान में। यही काम किया उन्होंने कि भाई कायरलिटी सेंटर पर जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप को टोकन नंबर दे दो। अगर वो स्पेस में अपनी जगह बदलते हैं तो उनका रिलेटिव पोजीशन आपको बदलता हुआ साफ दिखाई देगा कि जब अपन क्लॉकवाइज चल रहे थे तो पहले कौन आया था 1, फिर कौन आया था 2, फिर कौन आया था 3, ऐसे घूमने पर यह अरेंजमेंट था। अगर 1 और 2 अपनी पोजीशन बदलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तुमने पोजीशन बदली है। किसमें? स्पेस में। अब सोचना मेरी बात को ध्यान से। ये हमारे सामने एक कंपाउंड है जिसको मैंने लिखा है आपको किसके अंदर? वेज एंड डैश। किसमें दिखाने की कोशिश की है? वेज एंड डैश। बोलता है इस कंपाउंड को स्पेस में इतनी तरीके से लिखेगा ना तुम पगला जाओगे। क्या हो जाओगे? पगला जाओगे। नंबर ऑफ वेज से लिखेगा, इसीलिए बोला है कि यहां खुली आंखों के सामने धोखा होता है। बोलता है इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखोगे तो ये आपको देखिए क्या दिखाई देंगे। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो ये वाले ब्लू वाला और ग्रीन वाला मार्कर आपको क्या दिखाई देगा? सॉलिड लाइन। रेड एंड ब्लैक क्या दिखेगा? वेज एंड डैश। ये मॉलिक्यूल ऐसे देखो, इसी मॉलिक्यूल को ऐसे देखो, इसी मॉलिक्यूल को ऐसे देखो। मॉलिक्यूल सेम है कि अलग है? सेम है, लेकिन हर बार मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। पहले कैसे दिख रहा था? ऐसे दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? ये आपको सॉलिड वेज डैश में दिख रहा था। फिर ये आपको क्या दिखने लगा? 2 वेज और 2 डैश दिखने लगा। दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? फिर अगर अपन बात करना चाहें, अगर ऐसे देखने लगे तो ऐसे देखो, ऐसे। अब जो इधर देखो स्टार्टिंग में ग्रीन वाला क्या है? सॉलिड। ब्लू वाला क्या है? सॉलिड। रेड वाला क्या है? वेज। ब्लैक वाला क्या है? डैश। पक्का? अब देखो ऐसे देखो, अभी भी वेज और डैश वही है कि नहीं? बदल गया मामला? अभी देखना इस प्रकार से दिखाएगा। ये देखो, अब सॉलिड पर कौन चले गए? ब्लैक एंड रेड। वो क्या बन गए? वेज एंड डैश। मॉलिक्यूल अलग है क्या? नहीं, तेरे देखने का नजरिया है। जब तक कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक इस मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमाता रहे, मॉलिक्यूल क्या रहेगा? सेम। अब मेरे को आप ऐसे देख रहे हो, थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसे देखने लग गई हूं, तो ये तो आपके देखने का तरीका है, मॉलिक्यूल नहीं बदला है और आपको लगेगा मॉलिक्यूल बदल गया है। इसीलिए उन्होंने बोला कि जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा ना, मान लीजिए आपने इनको नंबर दिया हुआ है, इसको क्या नंबर दिया हुआ है? मान लीजिए इसको नंबर दिया हुआ है 1। क्या नंबर दिया हुआ है इसको? 1, इसको 2, इसको 3। अब देखो 1 2 3 क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज। कहता कैसे भी घुमा लो, जब तक ये 1 2 3 क्लॉकवाइज रहेंगे ना, हमें पता रहेगा इन्होंने अपनी जगह रिलेटिव पोजीशन नहीं बदली है, मॉलिक्यूल क्या है? सेम। और अगर आप इनकी रिलेटिव पोजीशन बदलना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़कर ऐसे करना पड़ेगा यूं, और तब आपने किया तो अब पता चल जाएगा। ये देखो, अब अगर अपन इसको देखना चाहें तो इसके पास क्या नंबर था? ग्रीन वाले के पास नंबर क्या था? 1। इसके पास क्या था? 2। और उसके पास क्या था? 3। अब देखो 1 के बाद क्या रहा है? 3। पहले 1 के बाद क्या था? 2 क्लॉकवाइज। बदल चुका है मामला। ये बोला उन्होंने, बस इतना सा करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम फिशर में बात करते हैं किस प्रकार से सर्टेन रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। दिमाग भी नहीं लगाना है ये रूल कहां से आए। मान लीजिए ये हमारे सामने फिशर प्रोजेक्शन है एंड दिस इज द कायरलिटी सेंटर। तो बोलता है कायरलिटी सेंटर पर जुड़े हुए चारों एटम्स और ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करो। क्या असाइन करो? प्रायोरिटी। अगर ये कायरलिटी सेंटर है तो जाहिर सी बात है ये चारों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्लियर? मान लीजिए इस वाले एटम के एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, जिसके एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी असाइन करेंगे 1। प्रायोरिटीज आर असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसके एटॉमिक नंबर दूसरे नंबर पर आए हैं तो इसको प्रायोरिटी क्या दे दी हमने? 2। इसके एटॉमिक नंबर कौन से नंबर पर आए हैं? तीसरे नंबर पर। इसको प्रायोरिटी क्या दे दी? 3। और इसके सबसे कम एटॉमिक नंबर है तो इसको प्रायोरिटी क्या दे दी? 4। ये 1 2 3 4 प्रायोरिटीज आर असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर।
चलिए ध्यान से सुनते रहना। मान लीजिए हमारे सामने कायरलिटी सेंटर कुछ इस प्रकार से है, इसको प्रायोरिटी मिली है 1, किसके बेसिस पर? एटॉमिक नंबर, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसके रहे होंगे। फिर जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसके बाद इसको प्रायोरिटी क्या दे दी हमने? 2। फिर अगर अपन बात करना चाहें इसको प्रायोरिटी क्या दे दी है? 3। और यहां पर हमारे सामने जिसको मिला है प्रायोरिटी क्या मिला है? 4। ध्यान से सुनना, अब उनके सर्टेन रूल्स हैं एंड वी हैव टू फॉलो इट। दिमाग में भी नहीं लगाना ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आप 1 से कहां मूव करते हैं? 2, और 2 से कहां मूव करते हैं? 3। बताइए, आपका मूवमेंट हमेशा 1 से 2, 2 से 3 होना चाहिए। चाहे 1 और 2 के बीच में 4 आ जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे 2 और 3 के बीच में 4 आ जाए, आपको आंखें बंद करके 1 से 2, 2 से 3 जाना है। यानी कि 4 को ऐसे ढक लेना है। आपको कैसे जाना है? 1 से 2, 2 से 3। यहां पर ऐसे ढक लेना है, 1 से 2, 2 से 3। 4 बीच में आ रहा है, आने दो, 4 को सबसे आखिरी में देखेंगे। मान लीजिए ऐसा करने पर आपका मूवमेंट कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। मूवमेंट कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। फिर मान लीजिए हमारे सामने 1 से हम कहां मूवमेंट लेंगे? 2। 2 से मूवमेंट क्या लेंगे? 3। ऐसा करने पर हमारा मूवमेंट कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे सामने हमें ऑब्जर्व हो रहा है। अगर हम यहां पर देख पा रहे हैं, फोर्थ प्रायोरिटी जो है अब देखी जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर है। फिशर में कहां पर है? वर्टिकल लाइन। फोर्थ प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल लाइन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर है, तो इसी को ही आप क्या बोल देंगे? आर। क्या बोल देंगे? आर। और इसी को ही आप क्या बोल देंगे? एस। यू गॉट द पॉइंट? ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी को सबसे बाद में देखना है कि वो कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है या वर्टिकल पर। इतना देखना है फोर्थ प्रायोरिटी को। सर ऐसा क्यों? ऐसा सोचना भी नहीं, आपको दिमाग में कोई बात लेकर नहीं आनी है। देखिए बहुत सारे जुगाड़ हैं कि देखो रैक आर को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। तो पहले कैसे मूव किया? क्लॉकवाइज। सिंपल सा है। आर डायरेक्टर से आया है, एस सिनिस्टर से आया है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे, सीधा एस कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। बताइए 1 से कहां जाऊंगा? 2। 2 से कहां जाऊंगा? 3। कैसे मूवमेंट है मेरा? क्लॉकवाइज। देखो 2 और 3 के बीच में 4 आया, आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 चला गया, क्लॉकवाइज है। यस। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल। तो इस कायरलिटी सेंटर पर क्या लिख दिया जाएगा? आर। इस कायरलिटी सेंटर पर क्या लिख दिया जाएगा? आर। इधर देखिए, यहां पर जाऊंगा 1 से 2, 2 से 3। कैसे मूवमेंट है मेरा? एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं है? फिर फोर्थ प्रायोरिटी देखो कहां पर है? वर्टिकल। तो यहीं पर क्या लिख दिया जाएगा? एस। दैट्स ऑल। परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे सामने कई बार ऐसा होगा कि अगर आपकी फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर आ जाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। कहां पर आ जाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर। हालांकि ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन मुझे जीरो लेवल से बताना ही पड़ेगा। ये है 1, ये हमारे सामने क्या है? 2, ये हमारे सामने क्या है? 3, और ये हमारे सामने क्या है? 4। ऐसा आ जाए, या फिर कभी आपके सामने इस प्रकार से आ जाए, ये है 1, ये हमारे सामने है 2, ये हमारे सामने है 3, और ये हमारे सामने है 4। क्लियर? हमारी फोर्थ प्रायोरिटी इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। हमारा मूवमेंट कहां से कहां रहेगा? 1 से कहां मूव करना है? 2। 2 से कहां मूव करना है? 3। दैट्स ऑल। फिर 1 से कहां पर मूवमेंट लेना है? 2। 2 से कहां मूवमेंट लेना है? 3। फोर्थ बीच में आता है, आने दीजिए, बस फोर्थ को ये देखना है वो कहां पर है। 1 से 2, 2 से 3। अगर मूवमेंट हमारा सामने क्या आ जाता है? क्लॉकवाइज। क्या आ जाता है? क्लॉकवाइज। और यहां पर हमारा मूवमेंट जो है वो कैसा आ जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आ जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रायोरिटी। अगर हमारे सामने फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस बार आंसर आपको बदल कर देने हैं। यहां पर पहले क्या आता था? आर। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे? एस। यहां पर पहले क्या आता था हमारे सामने? एस। यहां पर क्या बोलेंगे? आर। बस ये 2 कानून कायदे हैं, उसके अलावा कोई कानून कायदा नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं बिल्कुल शॉर्ट में। 1, 2, 3 क्या आता है? आर। क्लॉकवाइज में क्या आता है? आर। कब आता है वो? जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर आ जाए? हॉरिजॉन्टल पर, तो उसी आर को क्या बोल देंगे हम? एस। देखिए कहां पर जा रहे हैं? 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? फिर देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर, तो अब आर नहीं, क्या बोलेंगे? एस। यहां बताइए 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर 1, 2, 3 क्या होता था? एस। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर, क्या बोलना पड़ेगा? आर। दैट्स ऑल। इसके अलावा खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। छापिए, आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक से रूल है, कहां से आए हैं दिमाग में नहीं लगाना।
क्योंकि वो सब कोई पूछता ही नहीं है। वहां टाइम वेस्ट नहीं करना जहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं लिखवाया कि आर रेक्टस है, एस सिनिस्टर है। पहले क्या होता था कि लेफ्ट हैंड से जो लिखते थे, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की तरफ मूवमेंट लेना पड़ता था, तो लेफ्ट हैंडेड वालों को क्या माना जाता था? पापी। इवन चर्च में एंट्री नहीं थी उनकी, अशुभ माना जाता था लेफ्ट हैंड वालों को। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आप भी जानते हैं, जिसने पहली बार ये बोला था कि सन इज स्टेशनरी बट अर्थ इज रिवॉल्विंग, फांसी दे दी गई थी उसको कि तो चर्च के रूल के अगेंस्ट जा रहा है। बाद में पता चला कि वो तो सही था। फिर क्या मतलब रह गया? तुम्हारा फायदा हो गया, वरना फिजिक्स में 2-4 बातें और ऐड कर जाता हूं। हाँ, न्यूटन को क्यों नहीं दी सर? किसने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जल्दी जल्दी सुलटाइए। तुम्हारे दिमाग में आरएस के अलावा कुछ और ही चल रहा है। आज ये घड़ी क्यों नहीं पहन कर आया? जूते एक टाइप के पहन के आ रहा है। ये बेल्ट भी इसने जब से आया नहीं बदली है, घड़ी बदल ली है। मतलब ये सब चलते रहते हैं। अब मेरे को समझ में आता है टीचर्स क्यों नए नए जूते रखते हैं, क्यों नई नई घड़ियां रखते हैं, कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बस यही ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। आज सर ने ये पहना है, आज सर ये पहन कर आए हैं, सर वहां गए थे, सर यहाँ गए। अबे अपनी लाइफ पर फोकस करो। अपनी टेंशन कम है क्या तुम्हारे पास जो दूसरों की टेंशन ले रहे हो? हाँ सर, हम टेंशन लेते कहाँ, टेंशन देते हैं। मास्टर खूब सारा पढ़ा के हमारी तरफ देखता, हम जूते जैसा चेहरा बना लेते हैं कि आगे पढ़ा के दिखा, कैसे पढ़ाएगा। सुलटा दिया है क्या? अब तुमने घड़ियां बांध रखी है, अब इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करोगी। भाई 2-3 मिनट बची है, अगला क्वेश्चन लिखने नहीं देंगे इसको। सुलटा दिया है क्या? चलिए, किधर से साफ करूं? चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से सुनते रहेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन पहला, बिल्कुल हल्के लेवल पर। पहला एग्जांपल हमारे सामने आया है। पहला एग्जांपल, फीचर प्रोजेक्शन में हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने की बात करेंगे। यहां पर हमारे सामने है फ्लोरीन, यहां पर हमारे सामने है क्लोरीन, यहां पर हमारे सामने है ब्रोमीन, और यहां पर हमारे सामने है आयोडीन। क्लियर? ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ध्यान से सुनते रहेंगे। यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है आयोडीन, यहां पर है ब्रोमीन, और यहां पर है क्लोरीन। पहले बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर ये कायरलिटी सेंटर है? यस, मैं बता चुका हूं। फिशर में ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। सो इट कंटेन्स कायरलिटी सेंटर एंड दिस कायरलिटी सेंटर इज कार्बन। तो इसको कायरल कार्बन भी आप बोल सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या है? सिंगल कायरलिटी सेंटर। क्या है? सिंगल कायरलिटी सेंटर। सर क्या याद दिलाना चाहते हो? देखो, आप हो गजनी स्टाइल हो, आपको बताना पड़ता है कि सिंगल कायरलिटी सेंटर वाला मॉलिक्यूल कैसा होता है? कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है? एनएनसीओ। कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका क्या होता है? एनएनसीओ। गौर से देखिए, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? यस। तो सर ये तो हम दिल से पहले मान चुके हैं कि ये एनएनसियोमर्स हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? एनएनसियोमर्स हमारे सामने हैं। बिल्कुल सही, ध्यान से सुनते जाना। अब हमें इस कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। ध्यान से सुनना, इन कायरलिटी सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। तो कायरलिटी सेंटर से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम्स के एटॉमिक नंबर देखे जाएंगे। यहां डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। यहां पर डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? आयोडीन। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। बताइए, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसके हैं? आयोडीन। इट विल गेट प्रायोरिटी 1। जिसके हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसको 1 दिया जाएगा। उसके बाद वाले जिसका एटॉमिक नंबर है उसको सेकंड, और उसके बाद थर्ड, और सबसे कम वाले को क्या देंगे? फोर्थ। अब अपना मूवमेंट कहां से कहां होगा? 1 से 2, 2 से 3। बताइए 1 से 2, 2 से 3 कैसे मूवमेंट है? क्लॉकवाइज। अब देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी कहां है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए नहीं देखेंगे, बीच में आता है फोर्थ, आने दीजिए। हमारा फोकस 1, 2, 3 रहेगा। अब पता चला है कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल पर। तो जो आंसर आता है वही, यानी कि आर आता है तो आर ही दो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने क्या निकल कर आएगा? आर।
इधर वाले पर अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनिएगा, इसको प्रायोरिटी डायरेक्टली अटैच्ड एटम पहचानिए। देखिए अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और तुम फैलते जाओगे, क्योंकि जैसे ही साइज बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स में लार्ज ग्रुप आने लगेंगे, आप सुलटने लगेंगे। तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? फर्स्ट। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? सेकंड। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? थर्ड। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? फोर्थ। बताइए कहां से कहां जाएंगे? 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वर्टिकल लाइन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? एस। यानी कि आर के सामने मिरर रखोगे तो एस दिखाई देगा, और एस के सामने मिरर रखोगे तो आर दिखाई देगा। हमने पहले भी आज ही की क्लास में लिखा था कि एनेंशियोमर्स के कायरलिटी सेंटर पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। ये तो हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि एनेंशियोमर्स हैं, और हमें अब पता भी चल चुका है कि वास्तव में ही कॉन्फ़िगरेशन यहां पर एग्जैक्टली क्या निकल कर आती है? अपोजिट। यानी कि आर के सामने आप मिरर रख दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एस। और एस के सामने रख दोगे तो क्या दिखाई देगा? आर। यहां ऑप्टिक्स के रूल मत अप्लाई करना कि सर एस की मिरर इमेज ऐसी बनती है, ये मैं बता रहा हूं। क्लियर? चलिए अब ध्यान से सुनते जाना। ये हमारे सामने है कंपाउंड नंबर 1, ये हमारे सामने है कंपाउंड नंबर 2। ध्यान से सुनना, तबीयत से सुनते रहना। देखिए अभी आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। यस। नेक्स्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहां पर कौन है? फ्लोरीन। यहां पर हमारे सामने कौन है? मान लीजिए क्लोरीन। यहां पर हमारे सामने कौन है? आयोडीन, या ब्रोमीन लगा देते हैं, लो आयोडीन। यहां पर हमारे सामने कौन है? ब्रोमीन। ये कंपाउंड नंबर कौन सा है? थर्ड। ये कंपाउंड नंबर कौन सा है? थर्ड। कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। बताइए इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे क्या? 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे क्या? यस। अगर ऐसा चलेंगे तो क्लॉकवाइज क्या आना चाहिए था? आर। फोर्थ प्रायोरिटी वहीं पर है, क्या आएगा? आर। ये क्या कह रहा है कि देखो फर्स्ट एंड थर्ड कंपाउंड सेम है। फर्स्ट एंड थर्ड कंपाउंड क्या है? सेम। लेकिन आपकी आंखें नहीं मानेंगे इसको कि फर्स्ट और थर्ड सेम हो सकते। नहीं सर, मेरे को तो एकदम अलग लग रहा है। अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं करना है, अपनी आंखों के ऊपर विश्वास भी नहीं करना है। यही स्टीरियो है, आंखों देखा धोखा होता है। यहां पर मान लीजिए अगर अपन बात करें, यहां पर हमारे सामने कौन आ जाता है? फ्लोरीन। यहां पर हमारे सामने कौन आ जाता है? आयोडीन। बाकी एग्जैक्टली रहेंगे ब्रोमीन, और यहां पर कौन रहेगा अगर अपन बात करना चाहें? क्लोरीन। ये कंपाउंड नंबर 4 है। ये कंपाउंड नंबर क्या है? 4। बताइए असाइन कीजिए प्रायोरिटीज के अंदर। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। बताइए कैसे चलेंगे? 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? हॉरिजॉन्टल पर। आर आना चाहिए था, लेकिन क्या आएगा? एस। बोलता है फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ एक दूसरे की मिरर इमेज है। फर्स्ट एंड फोर्थ, गौर से देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन सर लग नहीं रहा। नहीं लगेगा, लगेगा अभी नहीं। ये फीचर है, ये 3D है। अपनी आंखों पर विश्वास कभी भी मत करना, अपनी आंखों पर विश्वास कभी भी मत करना। यही स्टीरियो का रूल है। अगर आपसे कभी रिलेशन पूछे तो किसकी मदद लोगे? आरएस की। किसकी मदद लोगे? आरएस की। अपनी आंखों पर कभी विश्वास मत करना। आप बता सकते हैं फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और फोर्थ में मैंने क्या किया है? फर्स्ट और फोर्थ को गौर से देखिए, मैंने क्या किया है? केवल 2 को इंटरचेंज किया है, फ्लोरीन और आयोडीन को इंटरचेंज कर दिया है। गौर से देखिए, फर्स्ट में देखिए और फोर्थ में देखिए, ClBr जहां थे वही है, लेकिन किसको इंटरचेंज कर दिया है? F और I। यानी कि 2 एटम या ग्रुप को कायरलिटी सेंटर पर इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। एनेंशियोमर मत बोलो, ये तो एक कायरलिटी सेंटर 2 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये छापिए, फिर कुछ 2 बातें लिखेंगे फ्री में। सुलटा दिया क्या? नीचे लिख दो, enantiomers have exactly opposite RS configuration. Enantiomers have exactly opposite RS configuration. Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center. Underline the word each. हर chirality center पर होना चाहिए. At each chirality center. Enantiomers have exactly opposite RS configuration at each chirality center. Next. If 2 atoms and groups are interchanged, if 2 atoms
and groups are interchanged, if two atoms and groups are interchanged, if two atoms and groups are interchanged at a chirality center, if two atoms and groups are interchanged at a chirality center, कोमा लगाकर RS configuration changes, RS configuration changes। अगर किसी कायरलिटी सेंटर पर आपने दो ग्रुप को इंटरचेंज कर दिया है, जैसे आप फर्स्ट और थर्ड में देखिए, फर्स्ट और थर्ड में आपने क्या किया हुआ है, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ में देखिए, आपको इजीली दिखाई देगा क्या किया हुआ है, आपने F और I को इंटरचेंज कर दिया है, तो वहां पर क्या था R, यहां पर क्या निकला S। जिस कायरलिटी सेंटर पर आप दो एटम्स या ग्रुप्स को आपस में बदलोगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत फास्ट ट्रिक रहेगी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। क्या रहेगी, फास्ट ट्रिक। ऐसे इंटरचेंज अगर आपने अभी एक को इंटरचेंज किया, देखो कितने इंटरचेंज किया हमने, एक, इन दोनों को आपस में बदला है, इसे बोलते हैं ऑड इंटरचेंज। अगर आप इवन कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे कहीं काम नहीं आएगा, काम आने वाला ही नहीं है, बस हमें इतना ही काम में आने वाला है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।